जो अति पिछड़ा है वो इस बैठक में थोड़ा सा दूर है। उसमें से मात्र 53 सीटें जीत करके आई। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा फेल्यूर था। 2024 के चुनाव में क्या परिणाम होगा ये अलग बात है, लेकिन 543 में कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी कांग्रेस, ये तय करना अभी बाकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार कई दिनों से जो बिहार की राजनीति में उबाल आ गया था, जो चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की धरती पर देश भर के अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया था, इन सारी बातों को लेकर के हमारा फोकस पूरा का पूरा उसी पर था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन का आगे स्वरूप क्या होगा और वो किस तरह से 2024 के चुनाव में अपना प्रदर्शन करेगा। इसको लेकर के हम आंकड़ों के हिसाब से आपको बता रहे थे लगातार। अब वो सारी चीज़ें लगभग क्लियर होकर के आ गई हैं। नीतीश कुमार के प्रयास में बहुत हद तक सफलता दिखी। अब इस बैठक के बाद क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया वो सफल रहा। करीब उन्होंने 6-7 दल के नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन जब पहुँचे तो लगभग 15 दल के नेता पहुँचे और 15 दल के नेताओं में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा, 2.5 दर्जन के आसपास नेता पटना पहुंचे और बैठ करके विचार किया गया कि आखिर 2024 की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस लड़ाई में एक नया एंगल सामने आ गया। गेम इसी को समझना है। गेम समझिए, काफ़ी दिनों से हम नहीं कर रहे थे। उसके पीछे कारण था कि बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो गेम समझिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी, और गेम समझिए का जो भी टॉपिक है वो लगभग उन खबरों में आ जा रहा था। अब जबकि ये मीटिंग समाप्त हो गई, लोग अपने अपने गंतव्य पर चले गए, बहुत सारी बातें कह के गए, बहुत सारी बातें यहाँ से जा कर के कहे, उन सब का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसको एक पलड़े में रख दीजिए, लालू प्रसाद उन सब पलड़ों से भारी हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक बार फिर से लड़ाई में लालू प्रसाद है, और जब लालू प्रसाद लड़ाई में है तो निश्चित रूप से एक्शन में उनके आते भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हड़बड़ी में आना, खलबली मचना, टेंशन में आना, हलचल होना, ये सब कुछ चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा था कि ये बैठक जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगी, लेकिन अंत में जब अपना लगाम लालू प्रसाद ने पकड़ा तो कान खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने इस विषय पर एक गंभीर बात आप लोगों से कही, और एक बार नहीं कई खबरों में उन्होंने कहा कि किस तरह से ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में लालू प्रसाद जब ये कहते हों कि हम वो फिट हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ेंगे, तो 2024 की लड़ाई तो वो निश्चित रूप से इतना मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए कर देंगे कि 272 सीटें नहीं आए। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, आंकड़ों से समझिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं, विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं हैं जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करे। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बाहर और भीतर जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सत्ता स्थापित रहे और रखे, ये बातें क्लियर हैं। अब इन सब में सबको छोड़ दीजिए, उन 15 दलों को भी छोड़ दीजिए। सिर्फ कुछ दल जो जिनकी मजबूरी है एक दूसरे के साथ रहना, ऐसे दल का भी अगर देख लिया जाए तो उनके पास इतनी सीटें हैं जितनी सीटें ले करके अब आगे का खेल खेला जा सकता है। जैसे आप आंकड़ों में आपने देखा होगा कि पूरे 543 सीटों में कांग्रेस अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ी। पिछले चुनाव में 2019 में उसमें से मात्र 53 सीटें जीत करके आई। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा फेल्यूर था। अब इसको फेल्यूर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 2019 का प्रदर्शन 2014 से थोड़ा बेहतर जरूर था, लेकिन इतना नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया जा सके। राहुल गांधी ने एक प्रयास किया, यात्रा शुरू की, और उसके नतीजे कर्नाटक में देखने को मिले। इससे उत्साहित भी है। जब बिहार पहुंचे राहुल गांधी तो आपने देखा होगा किस तरह के नारे लग रहे थे। एक लोग उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और दावेदार मान रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहा जाता है, हालांकि ये संवैधानिक बातें हैं, उनकी सदस्यता का समाप्त होना, उन्हें सजा होना 2 साल का, उन्हें अयोग्य घोषित करा देना, ये सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं।
लेकिन 2024 के चुनाव में अभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस के लोग मानते हैं। 2024 के चुनाव में क्या परिणाम होगा ये अलग बात है, लेकिन 543 में कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी कांग्रेस, ये तय करना अभी बाकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें 400 के आसपास सीटें जो है, उसमें 350 से 400 के आसपास सीटें जो है वो कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। और वो कांग्रेस की स्वाभाविक दुश्मन है। मैंने ये मान के चलिए कि वो लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टकराव हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं, ये क्लियर है। अब इसलिए देश के मिजाज में भी ये बातें साफ हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए या फिर कांग्रेस को दिया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। इसके बाद आप शुरू कीजिए तो स्टालिन इस बैठक में शामिल थे। स्टालिन जिस राज्य से आते हैं तमिलनाडु, उसमें 39 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से अभी वर्तमान में 24 सीटें, यानी कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। 24 सीटें उनके पास है। स्टालिन आए थे, लालू प्रसाद से बहुत ज़्यादा नज़दीकी और तेजस्वी यादव से मित्रत्व संबंध उनका हो गया है। यहाँ से 39 में से 24 सीटें जीत करके आए हैं। ये 24 सीटें अगर 39 में से और थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं और अगर लड़ाई सीधी न हो जाती है, स्टालिन समर्थन कर देते हैं कांग्रेस का, तो ऐसी स्थिति में दोनों 39 में से अधिकांश सीटें जीत सकते हैं। यहाँ से अब शुरू होती है नई कहानी। तीसरे नंबर पे ममता बनर्जी हैं, जिनके राज्य में 42 सीटें हैं। हम लगातार आपको इसकी चर्चा कर रहे हैं। उन 42 में से 23 सीटें ममता बनर्जी के पास है। यहाँ कांग्रेस, वामदल, ममता सभी अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और इसमें फ़ायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होता है। आपस की लड़ाई और इनका वोट बैंक भी लगभग एक समान है। हम विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर अलग है और बाकी के वोटर जो हैं उनमें से बट जाता है इनका। भारतीय जनता पार्टी का अगर 30% भी वोटर है तो 70% में ये तीनों मिल करके इतना डिवाइड कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ अपर हैंड मिल जाता है और वहाँ अपनी सीट जीत जाती है। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी यदि चाहें और कांग्रेस चाहे, वाम दल चाहे, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है और 42 में से अधिकांश सीटें जीती जा सकती हैं। अब सब उसके आगे बढ़िए आप, महाराष्ट्र के दोनों ही बड़े टीम आए हुए थे। कांग्रेस तो वहाँ है ही, उद्धव ठाकरे भी थे, शरद पवार भी थे, और इन दोनों ने ये पूरी तरह से निष्ठा दिखाई। सबसे ज़्यादा अगर कोई संयमित स्टूडेंट की तरह इस बैठक में शामिल हुआ तो यही दोनों थे। दोनों के व्यवहार, बात और जो आगे की रणनीति है वो बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस तय कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ की 48 सीटें, जिसमें से 19 सीटें अभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास है, तो इसमें से 5 सीटें शरद पवार के पास है। यानी कि यहाँ जो है 24 सीटें इनके पास होती हैं और ये 24 सीटें 48 सीटों में भी बदल सकती हैं यदि कांग्रेस और एनसीपी साथ मिल करके और आगे की रणनीति बनाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटें महागठबंधन के पास है। 16 सीटें तो भले ही अब जितना भी बात कहा जा सके कि नीतीश कुमार को 19 में मिला, लेकिन वो नहीं देखा जाता है। परीक्षा में जिसके नंबर, जिसके अंक अधिक आते हैं उस पर नहीं देखा जाता है कि चोरी करके पास किया या किस तरह से पास किया। नंबर में अव्वल वही आता है। नीतीश कुमार नंबर में अव्वल है और 16 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में लगे हुए हैं। 1 सीट कांग्रेस के पास है। अब ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खलबली मचाने वाला नहीं है, हलचल उसके पार्टी में नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सब मिल जाते हैं। तो आप मान के चलिए, सबसे बड़े राज्य की चर्चा मैंने नहीं किया है। सबसे बड़े राज्य में जहां 80 सीटें हैं वहां के अखिलेश भी पहुंचे हुए थे। हालांकि वहां मायावती नाराज हैं, लेकिन मायावती की नाराजगी एक पॉइंट बहुत मजबूत है। हमने आपको अपने डिबेट में बताया था, भारत लाइव में डिबेट लगातार चला। उस डिबेट में हमने बताया भी था कि किस तरह से दलित और जो अति पिछड़ा है वो इस बैठक में थोड़ा सा दूर है। हालांकि हमारे खबर चलाने के बाद, हमारे डिबेट के बाद
तेजस्वी यादव ने ये प्रमाणित करने का कोशिश किया स्टालिन को सम्मान देकर के कि ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी खबरों का ये असर और इसको ऑन रिकॉर्ड बोलना कहीं ना कहीं बात को साबित करता है कि हम सही जगह जा रहे हैं। दलितों से भी आपको हमने बात कराया, कई दलित नेता हमारे साथ जुड़े, चाहे वो आईपी गुप्ता हों या फिर अन्य दलों के नेता हों। हमने आपको AIM के नेता से भी बात कराया। इसके अलावे हमने और भी कई नेताओं से बातचीत कराया जो अति पिछड़ा के थे। हमने विद्यापति चंद्रवंशी से बात कराया, हमने पृथ्वी माली की टीम से आपको बात कराया, हमने आपको इसके अलावे वैद्यनाथ मेहता से बात कराया। ये सारे लोग लगातार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं और इनका एक अलग सपना है कि बिहार को बदला जाए। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक पैनोरमा ग्रुप है जो कि बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार देने का मुहिम चला रखा है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, उसके अलावे शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जोड़ सकते हैं। अब तो अस्पताल के क्षेत्र में भी वो कदम रखने वाले हैं और बिहार में सबसे बेहतर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की वो तैयारी कर चुके हैं। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिल रहा है और आपका बिहार एक नए रास्ते में चल पड़ा है। कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की बातें कही जाती हैं कि यहाँ वसूली होती है तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इन सब से लड़ाई लड़ते हुए, जननी जन्मभूमि का नाम लेते हुए उन्होंने, संजीव मिश्रा ने अपना पैर जमा दिया है। और उनका सीधे कहना है, हमारी बातचीत जब हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बिहार में हैं, बिहारी हैं और अपनी मातृभूमि के लिए जितना अधिक कर सकते हैं करेंगे। दुनिया के किसी कोना में हम काम कर सकते थे, लेकिन बिहार में करने का मजा ही कुछ और है। ऐसा लगता है कि अपने घर, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। तो एक इस तरह का जज्बा है और दूसरी तरफ ये जो लड़ाई है 2024 की, इसमें से अगर 39, 42, 48, 80 और 40 को जोड़ दिया जाए तो 249 सीटें होती हैं, जिसमें अभी वर्तमान में 100 सीटें भी नहीं हैं इन सब के पास। लगभग 100 के आसपास 50% भी सीट नहीं है और इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड है। तो ऐसी स्थिति में 250 सीटों में से 125 सीटें अगर जीत जाती है तो एक हद तक, एक दूरी तक नाप जरूर लेगी ये पूरी की पूरी जो महागठबंधन या गैर भाजपाई दलों के गठबंधन बनाने की तैयारी थी वो। लेकिन अब इसको यहीं ड्रॉप करके अगली बात आपको बताते हैं कि ये सब कुछ आंकड़े जो हैं भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक लगातार लैपटॉप पे बैठ करके, कंप्यूटर पे बैठ करके जोड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अश्वमेध का घोड़ा ऐसे छोड़ दिया है, जिसमें आपको याद होगा कल ही संपादक नमन मिश्रा जी ने एक खबर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लोग बच गए हैं, जो लोग थे, जैसे चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, इसके अलावा जीतन राम मांझी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, इन 4 लोगों से तो बातचीत फाइनल है। उपेंद्र कुशवाहा भी लौट करके आ गए हैं और दिल्ली से लौटते ही उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हो सकता है कि 29 तारीख को जो आने वाले हैं अमित शाह, उस कार्यक्रम में ये सभी लोग मौजूद हों। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, चाहे वो चिराग पासवान हों, पृथ्वी माली हों, विद्यापति चंद्रवंशी हों या फिर मुकेश सहनी हों, इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं अब दिल्ली की तरफ रुख करते हुए देखा जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा छूट चुका है और उस घोड़े को पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस घोड़े के साथ चलना, उस भीड़ के साथ हो जाना। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये सभी लोग उसके अश्वमेध के घोड़े के पीछे पीछे चलने वाले हैं और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आगे क्या रणनीति बनाती है आप देख लीजिएगा कि इस महीना के समाप्त होते होते बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा और उसके असर देखने को मिलेंगे अभी से 2024 के चुनाव से पहले। आज गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।